किरण पीसीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज के पिछले क्लास में हम लोगों ने सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको देखा था और आज के क्लास में हम लोग प्रस्तावना पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना को। प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रीएम्बल भी बोलते हैं। तो प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल क्यों हर एक संविधान के जब संविधान प्रारंभ होता है तो संविधान प्रारंभ होने से पहले पृष्ठ पर क्या लिखा होता है, तो प्रस्तावना लिखा होता है। और प्रस्तावना वर्ड जो है, प्रस्तावना वर्ड को हमने लिया है अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा जो है, प्रस्तावना की भाषा जो है इसको लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल बोलते हैं। तो इसका जो आइडिया सबसे पहले आया वह कहाँ से आया, तो हमने यूएसए से लिया है इसका आइडिया। और इसकी भाषा जो है वह कहाँ से ली है, तो इसकी भाषा को हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो अब देखते हैं कि प्रस्तावना जो है, तो प्रस्तावना का नाम पहले क्या था, प्रस्तावना को हम किस नाम से जानते थे। तो प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं, प्रस्तावना को उद्देशिका कहते हैं। तो क्यों कहते हैं उद्देशिका, प्रस्तावना को उद्देशिका कहते क्यों हैं, तो इसका तात्पर्य यही है कि उद्देशिका जो है संविधान में आगे क्या क्या लिखा है, हमारा संविधान का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, जनता पर जो गवर्नमेंट है वह किस प्रकार से शासन करेगी, उसको क्या क्या राइट्स मिलेगा, उसको कौन कौन सा फ्रीडम दिया जाएगा, ये सारे चीज़ जो हैं वह कहाँ हैं लिखे हुए, तो संविधान की उद्देशिका में। तो उद्देशिका प्रस्ताव जो है, उद्देशिका का जो प्रस्ताव है इसको कब प्रस्तुत किया गया, तो उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को हमने इसको प्रस्तुत किया। और प्रस्तुतकर्ता जो थे वो कौन थे, तो प्रस्तुतकर्ता जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने इस उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। कहाँ प्रस्तुत किया, तो संविधान सभा में प्रस्तुत किया। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया और इसको एक्सेप्ट किया संविधान सभा ने। संविधान सभा ने, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं, संविधान सभा ने एक्सेप्ट किया या स्वीकार किया किसको, तो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन इसको बोलते हैं। उद्देशिका प्रस्ताव को ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन बोलते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 को। तो इतना आप लोग देख चुके कि प्रस्तावना जो है वह क्या है, इसका आइडिया कहाँ से आया, प्रस्तावना का आइडिया तो यूएसए से आया है। उसके बाद इसका लैंग्वेज कहाँ से आया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है इसके लैंग्वेज को। उद्देशिका प्रस्ताव का क्या तात्पर्य है, तो संविधान की प्रकृति और रूपरेखा को प्रस्तुत करना, ये उद्देशिका प्रस्ताव का जो मेन उद्देश्य है।
इसको प्रस्तुत किया गया कब? तो 13 दिसंबर 1946 को। किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा ने इसको एक्सेप्ट कब किया? तो 22 जनवरी 1947 को। तो ये 4-5 क्वेश्चन जो हैं वह प्राय हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि कब प्रस्तुत किया गया। तो इसको आप लोग क्वेश्चन के रूप में भी समझ लें और वन लाइनर के रूप में भी। तो अब हम लोग चलते हैं कि प्रस्तावना जो है वह कहाँ से प्रारंभ होता है। तो प्रस्तावना जो प्रारंभ होता है वह होता है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से। संविधान की प्रस्तावना जो प्रारंभ होती है वह कहाँ से होती है? तो हम भारत के लोग। तो इसका मतलब है हम भारत के लोग, और तो इसका तात्पर्य है कि देश की जो संपूर्ण सत्ता है, संपूर्ण शक्ति है, वह किस में निहित है? तो वह जनता में निहित है। यहाँ की जनता में संपूर्ण शक्ति का स्रोत जो है, संपूर्ण शक्ति या सत्ता का जो सोर्सेस है, सत्ता का जो सोर्सेस है वह क्या है? तो यहाँ की जनता है, यहाँ की जनता है। इसीलिए हम सबसे पहला वर्ड आया है हम भारत के लोग। तो संपूर्ण सत्ता का स्रोत कौन है? तो जनता है। क्यों है जनता? प्रश्न उठता है, जनता को ही हमने सत्ता का सोर्सेस क्यों माना है? इसीलिए माना है क्योंकि इस प्रस्तावना को, इस संविधान सभा को जो तैयार किया है वह किसने तैयार किया है? तो जनता के प्रतिनिधि ने, जनता के प्रतिनिधि ने, जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ने किसको तैयार किया है? तो संविधान को तैयार किया है, संविधान को तैयार किया है। तो हम भारत के लोग का मतलब क्या हुआ कि संपूर्ण सत्ता का स्रोत जनता है, और इस संविधान को किसने तैयार किया है? तो जनता के प्रतिनिधि ने तैयार किया है। अब आगे हम लोग चलते हैं। हम भारत के लोग, इसके बाद जो है वह है हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इसका मतलब है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि यहाँ का जो विदेश नीति है हमारे देश की, हमारे भारत की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति किसी भी, भारत की विदेश नीति किसी भी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है, किसी भी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है, किसी भी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। यानी कोई भी, कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भारत के बाहर ऐसी कोई शक्ति या ऐसा कोई सत्ता नहीं है जिस पर हमारे देश का आंतरिक या बाह्य नीति निर्भर करता हो। तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है? पूरी तरह से स्वतंत्र है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब आते हैं हम लोग समाजवादी। समाजवादी यानी सोशलिस्ट। तो समाजवादी का मतलब क्या होता है? समाजवादी का मतलब होता है कि हमारा समाजवाद जो है, हमारे देश का समाजवाद जो है वह कैसा है? तो हमारे देश का जो समाजवाद है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा समाजवाद है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। और
एक तरह से देखा जाए तो यहाँ की जो सोशलिस्ट जो पॉलिसी जो है वह कौन सी है, तो मार्क्सवाद और गांधीवादी समाजवाद का मिश्रित रूप है। लेकिन ज़्यादातर जो रुझान है यहाँ के समाजवाद का, अगर क्वेश्चन पूछता है आप लोगों का कि ज़्यादा झुकाव जो है भारतीय समाजवाद का, तो वह किस तरफ है, तो ज़्यादा झुकाव जो है वह है गांधीवादी समाजवाद की तरफ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। अब आते हैं लोकतंत्रात्मक पर। लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि देश की जनता जो है, देश की जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, यानी कि देश का शासन या भारत का शासन या सरकार उसी के द्वारा चलाया जाएगा, उसी के द्वारा चलाया जाएगा जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे देश का जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, तो जिस पॉलिटिकल अथॉरिटी के द्वारा हमारे देश का शासन चलाया जाएगा, तो वह जनता के द्वारा डायरेक्ट रूप से, जैसे एमपी हुआ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए हुए, तो ये डायरेक्ट हम लोग वोटिंग करते हैं और डायरेक्ट प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में हम लोग इनडायरेक्ट रूप से, यानी हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं के द्वारा वोटिंग किया जाता है और उन्हीं के द्वारा शासन किया जाता है, या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होते हैं वही होते हैं। इसी को हम कहते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो अब आते हैं गणराज्य पर, रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स होता है गणराज्य। तो देश का जो सर्वोच्च सत्ता है, देश के जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन हैं, तो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है वह है प्रेसिडेंट। तो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रमुख का पद वंशानुगत नहीं है, जैसे इंग्लैंड में है, तो उस तरह का यहाँ पर सिस्टम वंशानुगत सिस्टम नहीं है। और यह सिस्टम जो है वह किस पर आधारित है, तो वह योग्यता पर आधारित है। इसी को हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम गणराज्य बोलेंगे। यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य।
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, इस तीनों वर्ड पर हम लोग चर्चा करेंगे। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस पर न्याय देखेंगे। तो ये वर्ड जो है, ये तीनों वर्ड क्या करता है कि हमारा देश जो है वह कैसा है, एक वेलफेयर स्टेट है, एक कल्याणकारी राज्य है हमारा देश। तो एक वेलफेयर स्टेट के नेचर को प्रस्तुत करता है ये तीनों वर्ड। एक कल्याणकारी राज्य की प्रकृति को प्रस्तुत करता है ये तीनों वर्ड। तो अब प्रश्न है कि सामाजिक न्याय जो है वह हम किसको कहते हैं? तो इस सामाजिक न्याय के द्वारा कौन से आर्टिकल? तो फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट में कौन सा है? राइट टू इक्वलिटी, यानी समता का अधिकार। समता के अधिकार में हम लोगों ने क्या देखा है? तो अस्पृश्यता का अंत, इसको एबोलिस्ट किया गया है। अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया है। वह किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 17 में किया गया है। अस्पृश्यता को अंत किया गया है, समाप्त किया गया है। और कोई भी टाइटल जो है, उपाधियों को भी समाप्त किया गया है, उपाधियों का भी अंत किया गया है। तो टाइटल जो है वह सिर्फ किस में मिलता है टाइटल? तो टाइटल मिलता है सिर्फ आर्टिकल 18 में इसका वर्णन है। उपाधियों का वर्णन जो है वह आर्टिकल 18 में है। और केवल शिक्षा और सेना, सिर्फ इसी में उपाधि दी जाती है और किसी में भी उपाधि नहीं दिया जाता है। तो ये इन दोनों के द्वारा किसको प्रस्तुत किया गया है? तो सामाजिक न्याय को प्रस्तुत किया गया है। राजनीतिक न्याय, तो राजनीतिक न्याय में हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक न्याय के द्वारा राजनीतिक न्याय को, आर्थिक न्याय को देखते हैं या राजनीतिक न्याय को देखते हैं। तो राजनीतिक न्याय के द्वारा आर्टिकल 39 के DPSP, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके आर्टिकल 39 में एक जैसे कार्य के लिए क्या दिया गया है कि समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुषों को समान वेतन देने की व्यवस्था की गई है। समान वेतन देने की व्यवस्था की गई है। समान वेतन की व्यवस्था की गई है। तो ये हम लोगों का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय है। और हम लोग चलते हैं अब इसके समस्त नागरिकों को
कौन सी